हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हमारा देश, हमारी धरती बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। एंड ऐसे ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट, दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट भी डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर। लास्ट टाइम भी, उससे पिछली बार भी यूपीएससी ने बहुत सारे सवाल पूछे थे प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। तो थोड़ा इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको 5 सवाल यहाँ सॉल्व करवाऊंगा रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। तो लेवल बेस्ड ही रहेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरी नज़र में। ठीक है दोस्तों, आपने चिकपी से जुड़ी हुई बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। पहला, ये खरीफ क्रॉप है। दूसरा, सिंस वो कह रहे हैं इसमें प्रोटीन की कमी रहती है, इसीलिए भारतीय जो उसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, अपने डाइट का पार्ट नहीं बनाते। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड दोस्तों, राइट आंसर इज, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों इट इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये रबी क्रॉप है। जो मॉनसून बीतने के बाद वाला सीजन आता है, जब थोड़ी ठंड की शुरुआत हो रही होती है, तो तब लगाई जाती है। लेकिन उसके भी पहले इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों चिकपी नामक चीज़ है क्या? अंग्रेजी नाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, ये जो काबुली चना, जिसको सफ़ेद चना भी कहा जाता है, ये चिकपी कहलाता है। एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है भारत में। एंड अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लास्ट ईयर ही भारतीय जो साइंटिस्ट ने ड्रॉट टॉलरेंट, की जो ड्रॉट को भी सह लेगा, ऐसे एक चने की एक वेराइटी बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि पहली बात तो है कि मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है एंड सेमी एरिड रीजन्स में लगाया जाता है। मानसून जब खत्म हो जाता है उसके बाद के सीजन्स में, जब थोड़ी ठंड की शुरुआत होने वाली होती है, तो तभी। एंड देन इसीलिए यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट बात एक देखने की क्या ज़रूरी है दोस्तों, कि जो ड्रॉट जब होता है हमारे, जब देश में जब सूखा पड़ता है, तो एकदम से देखा जाता है कि जो चने की जो यील्ड है, ये वाली बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाती है। अगर सूखा पड़ जाए, अगर एडिक्वेट उसको पानी ना मिले, तो जो इसकी यील्ड कम हो जाएगी। तो अब साइंटिस्ट ने किया क्या, यहाँ पर साइंटिस्ट ने सिंपल से एक काम करी। यहाँ पे जो सिंपल से रिसर्च पे काम किया कि एक साइटोकाइनिन करके एक चीज़ रहती है हमारे रूट्स में, ऑक्सिन रहता है, एक साइटोकाइनिन, दो चीज़ें रहती हैं। आपने एनसीईआरटी है जो साइंस की 9th क्लास की, उसमें शायद पढ़ा भी होगा। तो साइटोकाइनिन एक चीज़ रहती है, ये रूट की ग्रोथ को जो रेगुलेट करती है। ठीक है, साइटोकाइनिन। एंड देन अगर हम इसको जो थोड़ा कम कर दें साइटोकाइनिन को, तो अब चने के ये जो पेड़ लगेगा, झाड़ लगेगा, तो चने का झाड़ के जो रूट्स होंगी ये डीपर चली जाएंगी। एंड अगर डीप जाएंगी तो ये ज़्यादा नीचे से पानी निकाल सकती हैं, ड्रॉट का असर कम हो जाएगा। सेकेंडली, एक और फायदा देखा गया कि अब इसके कारण आयरन एंड जिंक की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कि अच्छी बात है हमारे भारतीयों को, और आयरन एंड जिंक मिलेगा, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम जो पाया जाता है हमारे हिंदुस्तानियों में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन को रेगुलेट किया गया है, यहाँ पर रोका गया है। एंड अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं कि जो इसकी रूट्स डीपर हो जाएं एंड नीचे से जाकर भी अब ये पानी निकाल पाए सॉइल में। दोस्तों, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स हमें याद होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स आप याद रखिए, राइस, मेज, ठीक है, कॉटन भी है यहाँ पर, ग्राउंडनट भी है। एंड देन रबी क्रॉप्स को भी कुछ याद रखिए, वीट, बार्ले, ओट्स, चिकपी, ठीक है, एंड लिंसेड मस्टर्ड। ठीक है, तो ये कुछ याद होनी चाहिए। यूपीएससी टाइम एंड अगेन पूछता रहता है, तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, देन दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो दोस्तों ये यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया हमें प्रीलिम्स में, एक बार मेंस में। चलिए एक और बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये हम हर साल बार बार हमें तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इस साल पेपर दे रहे हैं, आपको इस साल दोबारा से पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, डब्ल्यूटीओ की पार्लेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, उसको कहा जाता है पीस क्लॉज। ठीक है, डब्ल्यूटीओ वाला जो हमारा पीस क्लॉज, उसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। पहला दोस्तों, जो डब्ल्यूटीओ का पीस क्लॉज है, ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जो उसको रेफरेंस में है। देन जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं, उन्होंने एक नैरोबी में एक डिसीजन अडॉप्ट किया, जहां पर जो कि कहा गया था कि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस, उसको अब हम जो उसके मामले में अब हम पीस क्लॉज को यूज़ करेंगे। क्या ये बात सही है? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, क्या कुछ लग रहा है ताल्लुकात यहाँ पर? ठीक है, तो आपने बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एंड इनफैक्ट दोस्तों, ये यूपीएससी का ही पास्ट ईयर एक क्वेश्चन है, तो उसी पर ही बेस्ड है। तो बताइए राइट आंसर। एंड दोस्तों, राइट आंसर इज़ यहाँ पर 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दैट इज़ करेक्ट कि अगर हम देखें कि डब्ल्यूटीओ का ही यहाँ पर जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, उसी में आर्टिकल 13 कहलाता है। एंड ऐसा कहा गया है कि जो भी अगर आप डेवलपिंग कंट्री हैं, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो 10% जो भी उनकी एग्रीकल्चर की जो पैदावार होती है, वो अगर देखें डॉलर्स में कितनी हो रही है, तो उसका हद से हद 10% ही वो यूज़ कर सकते हैं एज सब्सिडीज़। लेकिन दोस्तों, कौन सी पैदावार? लास्ट ईयर की, उसके लास्ट ईयर की नहीं, 1986 से 1988 तक 3 साल हुए।
तो यहाँ पर जो भी पैदावार हुई आपकी डॉलर्स में, उसका एवरेज निकालिए, उस एवरेज का सिर्फ 10% ही आप सब्सिडी पर यूज़ कर सकते हैं। ये WTO का आर्टिकल 13 कहता है, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन भारत कहता है कि सर अभी हम ग्रेजुअली तो हमने पैदावार बहुत बढ़ा दी है अपनी कंट्री की, तो 86 से 88 का लेवल सही नहीं है, आप इसको अमेंड कीजिए। वो कहते हैं ठीक है अमेंड करेंगे, एंड कह रहे हैं, लेकिन जब तक अमेंड नहीं कर रहे WTO कहता आप अपनी सब्सिडीज़ को काबू में रखिए। तो भारत कह रहा है सर ऐसा तो नहीं कर सकते हम, तो वहाँ पर तनातनी हो गई एंड भारत ने कहा कि हम तो WTO छोड़ देंगे, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली पीस क्लॉज लाया गया था कि चलिए थोड़ी शांति बनाए रखिए, कि आप क्या कीजिए, चलिए जब तक आपको लगता है कि अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए एटसेट्रा MSP वगैरह सब मिलाकर आपको 10% का अगर आपका सब्सिडी का लेवल ब्रीच भी होता है तो कर लीजिए, लेकिन हम इस पर जल्दी ही बात करेंगे एंड हम इसको 10% के लेवल को एटसेट्रा को हम थोड़ा सा चाहते हैं रिफॉर्म करना, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक पीस क्लॉज चलेगा, इनडेफिनेटली चलेगा। तो वही बात हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है, कि कंट्रीज़ को लीगली बार किया जाता था पहले कि आप अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए सब्सिडी की लिमिट्स ब्रीच नहीं कर सकते। 1986 से 88 का लेवल आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपको पेपर में पूछ सकते हैं। बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी 2013 में, वहाँ पर इस पर डिसाइड किया गया, भारत अटक गया। भारत ने कहा कि हम तो WTO ही छोड़ देंगे, ठीक है। पिताजी ने कहा कि आप WTO छोड़ दीजिए, तो छोड़ने चले थे हम तो, लेकिन बचा लिया गया। US ने भी हमें भारत का साथ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया को अभी अपनी सब्सिडीज ब्रीच करने दीजिए, इट्स ओके, ठीक है। तो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, नॉट नैरोबी, ठीक है। नैरोबी में इसको दोबारा डिस्कस किया गया, लेकिन ये बात कब आई थी, बाली में, ऑलराइट। तो उसके बाद वहाँ किया गया था जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता आप अपनी सब्सिडीज़ को खर्च कीजिए। थ्योरेटिकली मतलब क्या हुआ कि परपेचुइटी तक, जब तक नहीं निकलता सोल्यूशन तब तक लगे रहिए, ठीक है। तो इसलिए कोविड-19 पेंडेमिक में भी बहुत हेल्प किया कि इस पीस क्लॉज ने, कि हम अपने लोगों को खाना खिला पा रहे हैं और सब्सिडी देकर और सस्ता खाना दे पा रहे हैं, ताकि लोगों के घर तक खाना पहुँचे एट अ वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे पास, जिसमें कहा गया है कि हम भारतीयों को खाना खिलाएंगे 1 2 3 रुपीज़ वाला, ठीक है, याद है वो वाला? अगर नहीं याद तो प्लीज़ थोड़ा सा क्विक गूगल, हमने अपने लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ओके, ठीक है दोस्तों। अगले चलते हैं लेवल 3 टाइप क्वेश्चन में। दोस्तों ये है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। पहली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है, जो FCI के बारे में देखें, अभी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है FCI। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है FCI, अभी रिसेंटली एक्ट्स भी आए थे एटसेट्रा। अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई है कि जहाँ कहा गया कि FCI के गोडाउन्स में इतना अनाज पड़ा है। CSEP ने रिपोर्ट दी थी, हमने प्री क्योर में कवर भी किया था कि CSEP ने कहा कि इतना अनाज पड़ा है कि सर एक काम कीजिए, लोगों को 1 महीने का राशन छोड़िए, 3-3 महीने का राशन देना शुरू कीजिए, हमें अनाज के लिए जगह खाली करनी है और हमें एक्सपोर्ट कर कीजिए, या फिर जो पहले वाला अनाज पड़ा हुआ सड़ गया उसको एथेनॉल बनाइए एटसेट्रा। तो CSEP की रिपोर्ट थी, वो नॉन प्राइस रिपोर्ट भी निकालता है ना CSEP, एक तो प्राइस वाली MSP वाली रिपोर्ट निकालता है, एक नॉन प्राइस भी निकालता है, ठीक है। तो नॉन प्राइस रिपोर्ट में था वो, ओके। देन दोस्तों कहा गया कि जो आपको FCI के बारे में बात करें तो अभी भी ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, एंड इसको 1940 के दौर में बनाया गया था, जब बहुत भयंकर सूखा पड़ा था एंड बंगाल में बहुत सारे जो लाखों की तादाद में लोग भारतीय मारे गए थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर चल रही थी, खाना डाइवर्ट कर दिया गया था बहुत सारा, बहुत ही एक ऐसा एक चीज़ है भारतीय इतिहास में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कि इतना सारा खाना जो ग्रीस की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था, बहुत सारे भारतीय मारे गए थे उसमें, क्योंकि उनको था कि सोल्जर्स को, ब्रिटिशर्स को था कि सोल्जर्स को बचाएं जो कि वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं, इंडियंस को बाद में देखेंगे, एंड अ लॉट ऑफ इंडियंस डाइड, मिलियंस, ओके। नंदलेस किताब FCI का गठन किया गया था, आपने बताना है कि ये बात सही है कि गलत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत, आप बताइए मुझे। एंड दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है कि कोई भी राइट नहीं है यहाँ पे आंसर, ठीक है। FCI हमने खुद बनाया, आज़ादी के बाद बनाया दोस्तों, 14 जनवरी 1965 को। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि प्रॉपर एक एक्ट पास हुआ इसके लिए, एंड इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरा करता है कि प्राइस सपोर्ट देना है, MSP एटसेट्रा पे जो प्रोक्योरमेंट चलती है, PDS के लिए खाना डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, जो है ना, जो राशन की शॉप्स पे जो खाना पहुंचता है एंड जो अनाज पहुंचता है, ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक्स जो मेंटेन रखते हैं, बहुत सारा बफर स्टॉक हो चुका है हमारे पास, प्राइसेस रेगुलेट करता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके लिए जिम्मेदार है, नॉट एग्रीकल्चर, ठीक है दोस्तों।
तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपको यहाँ पे मैं एक और चाहता हूँ होमवर्क देना दोस्तों, बफर स्टॉक के नॉर्म्स पर आप एक प्लीज़ क्विक एक अपना गूगल करके अपने होमवर्क में डाल के रखना, मेंस में काम आ सकता है बफर स्टॉक। वैसे हमने अपने मेंटरशिप बैच में इसकी बात की हुई है, लेकिन आप डिटेल्ड एक एनालिसिस देखिए मेंटरशिप वाले दोस्तों। हाँ बता दूं आपको, वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि छुपे पड़े हैं, यूट्यूब पर हमारे इकोनॉमी फॉर मेंस करके अवेलेबल है, उसमें बात की हुई है। लेकिन आप स्टिल लेटेस्ट बफर स्टॉक्स जो क्वार्टरली डिसाइड किए जाते हैं, इस पर एक बार प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। ओके ठीक है दोस्तों, लेवल 4 क्वेश्चन पर आते हैं अब, थोड़ा और बेटर क्वेश्चन, थोड़ा करंट अफेयर्स टाइप। अन्न वितरण पोर्टल दोस्तों, बताइए अन्न वितरण पोर्टल किस चीज़ के लिए जो लाया गया, जो न्यूज़ में इतना ज़्यादा हो चुका है, अभी बहुत टाइम से न्यूज़ में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया। तो पहली जो ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो ई पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस पर, जहां पर सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे बेनिफिशरीज को, क्या उसके लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो कि फार्मर्स को होंगी, जो परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स की जो फार्मर से हम जो फूड ग्रेन्स परचेज करेंगे उसके लिए है, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो लोन्स सैंक्शन होंगे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, या इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर अन्न वितरण पोर्टल क्या रहेगा इसका आंसर। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ये पहली ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही जो वन नेशन वन राशन कार्ड बढ़ता जा रहा है, तो उसमें अन्न वितरण पोर्टल की भी हमारे यहाँ पर देखें तो जो डिमांड और आधा जो न्यूज़ बढ़ती जा रही है। अभी तो देखो दोस्तों होता क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ, मेरा राशन कार्ड पंजाब का बना हुआ है, लेकिन मैं काम करने के लिए लेट्स से चला गया महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र चला गया मैं, लेकिन मेरा परिवार तो यहाँ पंजाब में है, मेरा जो काम है महाराष्ट्र में है, तो मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ सर मेरे को अनाज चाहिए, वो कहें राशन कार्ड दिखाइए, राशन कार्ड तो सर मेरा पंजाब का बना हुआ है तो खाना नहीं मिलता। अगर मैं वहाँ जाके वहाँ का राशन कार्ड बनाऊंगा तो मेरे घर को खाना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत दिक्कत थी, माइग्रेंट वर्कर्स ने बहुत सफ़र किया, एंड मोर सो जब हमारे यहाँ पे कोविड आया, जब खाना सरकार ने फ्री में देना शुरू किया, तो और भी दिक्कत आई कि हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे हम कि लोगों के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन कार्ड अपने घर का नहीं है। जब फॉर एग्जांपल दिल्ली से बहुत से लोग वापस गए यूपी एंड बिहार, तो दिल्ली का राशन कार्ड था, यूपी बिहार में नहीं चल रहा था, तो इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड को बहुत अग्रेसिवली परसू किया गया, एंड उसी के कारण अब यहाँ पर जो अन्न वितरण पोर्टल है वो काम करता है। EPOS जो डिवाइसेस रहती हैं, जो पता लग जाता है कि अच्छा इनका जो 5 परिवार के मेंबर्स हैं, 2 के हिसाब से खाना यहाँ दिया जाएगा, 3 के हिसाब से खाना उस जगह पे वो अपना विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड है, माइग्रेंट वर्कर्स और फैमिलीज़ को बेनिफिट मिलेगा, एंड इसीलिए अगर कोई इंसान एक जगह जो खाना ले रहा है, बाकी फैमिली दूसरी जगह सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स का फ़ायदा उठा सकती है। बहुत ही बढ़िया एक चीज़ जो हमारे साथ होने वाली है हमारे देश में, पूरे अभी ये काफ़ी जगह इंप्लीमेंट हो भी चुका है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए थे। सरकार ने इवन कहा था स्टेट्स को कि आप एक्स्ट्रा भी पैसा बोरो कर पाएंगे अगर आपने वन नेशन वन राशन कार्ड को ठीक से इंप्लीमेंट किया, जो कि सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए भी आगे के सर। ठीक है, GSDP पर एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं, रिमेंबर हमने बात की हुई है। ओके ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा मेंस टाइप क्वेश्चन एक और। दोस्तों आपने बताना है APMC के बारे में बात है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है। पहला दोस्तों, ये स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटीज होती हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, बात सही की गलत। ओके, जब अब अगला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि APMC रेगुलेट कर सकता है कुछ नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दे कैन ऑल्सो लेजिस्लेट और रेगुलेट, ऑल्सो मतलब इनको भी कर सकता है, किनको, हॉर्टिकल्चर को और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, कि आप 1 इनकरेक्ट या 2 इनकरेक्ट, या दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों ही इनकरेक्ट हैं। सोच समझ के मार्क कीजिएगा। APMC के बारे में बहुत पढ़ाई करते हैं आप, इतनी सारी आप न्यूज़ देखी, 3 तरह के फार्म एक्ट्स पास हुए, उन पे एनालिसिस, उन पे प्रदर्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, कितना कुछ APMC के बारे में आपने पढ़ाई करी। UPSC ने 15 मार्कर सवाल पूछा था APMC मेंस में, एंड पूछती ही रहती है रिपीटेडली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी APMC कभी MSP एटसेट्रा। तो आप क्या इसके तह में जा रहे हैं, या फिर बिल्कुल सरफेस पे देख लेते हैं, अच्छा चलो 3 एक्ट आए मैंने पढ़ लिए एटसेट्रा। नहीं देखा अगर तो चिंता हो सकती है, 2 मार्क्स आपको आते हुए हाथ से फिसल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इस यहाँ पर कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें अगर इसको हम जो अब यहाँ पर पहली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी 3 लॉज पास किए जो APMC को अमेंड करते हैं, एंड जो APMC को अमेंड करते हुए फिजिकल बाउंड्री की जो लिमिट सेट हो जाती है APMC की, उसको चेंज करते हैं कि अब अगर किसान चाहे तो APMC की मार्केट की लिमिट के बियॉन्ड भी जाकर अपना सामान बेच सकता है। रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी कम हुई हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लेकर, एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। ओके,
देन दोस्तों अब यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटी है, एंड उसके बाद अगर देखें यहाँ पे हमारे अगर ऑप्शन में देखें, अगर आप यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था कि कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपसे जो पहली स्टेटमेंट है स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो अब ये भी करेक्ट है, सॉरी, तो इसका आंसर हैज़ टू बी सी, द आंसर हैज़ टू बी सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एंड क्योंकि जो यहाँ पे शायद हमने डी मार्क कर दिया, सॉरी, आंसर हैज़ टू बी सी, क्योंकि स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एंड एपीएमसी जो न सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बल्कि हॉर्टिकल्चर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स को भी रेगुलेट कर सकता है, वही हम यहाँ देखेंगे भी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर और जो कि नोटिफाइड होंगे, जो कि हमारे मतलब लेजिस्लेशन में लिखा होगा, उसकी बात होगी, ठीक है। एंड देन जो एपीएमसीज की क्विक एक बैक स्टोरी समझिए कि एपीएमसीज को जो हमें इतना अमेंड क्यों करना पड़ा, बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाता था कि अगर मैं फार्मर हूँ तो मुझे जो मेरा एग्री प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ नोटिफाइड एपीएमसी के दायरे में ही बेचा जा सकता है, वही मार्केट यार्ड्स में, अदरवाइज बाहर जाकर मैं नहीं बेच पाता था। एंड मैं सिर्फ जो रजिस्टर्ड कुछ लाइसेंस्ड लोग हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उन्हीं को ही बेच सकता था। एंड अगर जो देखूँ मैं, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाना है, बहुत दिक्कत थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ले जाने की, तो इसलिए बैरियर्स एग्जिस्ट करते थे, उन सबको अमेंड करने की बात की गई थी अभी जो 3 लॉज लाए गए थे। लेकिन उसमें एमएसपी एक्सेट्रा को लेकर भी वहाँ पे बहुत डाउट्स हैं, किसानों को चिंता हो जाती है इनकम की अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो इसलिए उसको भी रिजॉल्व करना ज़रूरी है। एंड उसको अगर एमएसपी अगर नहीं मिल रहा टाइम पर, अगर प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, अगर उसको लेके कोई रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, चिंता हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की यहाँ शुरुआत अच्छी शुरुआत है, लेकिन सभी को कॉन्फिडेंस में लिया जाए तो बेहतर है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो एडिशनल हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी एपीएमसी के, ताकि फार्मर्स की इनकम डबल की जाए एटसेट्रा। अभी हमने रिसेंटली, मैं आपको चाहता हूँ बताना एक और बात कि एग्रीकल्चर में हमने देखा एक्सपोर्ट हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली कोविड के दौरान 28 से 30% और बढ़ गया। हमारे कोविड के दौरान जो हमारे देश का एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ गया, विच इज़ अगेन अ ग्रेट न्यूज़, ठीक है। अगर हम देश को भी रिफॉर्म करें, देश की मार्केट्स को रिफॉर्म करें, फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में रखें, इनकम बढ़ाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो बस यहाँ पर ऑप्शन इसका सी था, डी नहीं है, तो उसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम एटसेट्रा पर जो विवाद चल रहा है उसको भी रिजॉल्व करना ज़रूरी है, ताकि किसान जो थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहें। ऑलराइट दोस्तों, बाकी वही स्टैंडर्ड हमारी कुछ अनाउंसमेंट्स रहती हैं, अंत में डालते हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख लें पहले, उसके बाद ही देखें यहाँ पर, ठीक है। एंड देन कॉस्ट इफेक्टिव देने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिव कि आपका आंसर जो पहले डेली आंसर राइटिंग है, एक तो सर आपको जो हर रोज़ दोपहर को चलाते हैं 12:30 बजे, उनके जो एक आंसर राइटिंग आती है, लेकिन इवैल्यूएशन नहीं रहती उसमें। इवैल्यूएशन के लिए भी आप जो बैचेस चलते रहते हैं, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस का भी है, पॉल साइंस, सोशोलॉजी का भी है, एंड जो 6,000 रुपये का रहता है, तो किसी को ये हो सकता है ये भी महंगा लग रहा हो, किसी को ये बहुत सस्ता लग रहा हो, तो दैट डिपेंड। मैं चाहता हूँ बताना आपको कि हम इसमें जो मैक्सिमम आपको जो कंटेंट के साथ साथ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वो भी रहेगा। इवैल्यूएशन इज़ द मेन थिंग, ठीक है। इवैल्यूएट करने की बात करते हैं, अभी ट्राई करते हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर इवैल्यूएशन दें, टाइम भी लग जाता है, कॉपीज़ डिले भी हो जाती हैं। आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू है कि कॉपीज़ डिले हो जाती हैं, बच्चों को चिंता हो जाती है कि कॉपी नहीं आई अभी तक, तो लेकिन हम इसीलिए थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। एंड देन वी वांट टू ऐड अप न्यू टीम मेंबर्स, वो चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। उसको जो रिफॉर्म ही करते रहते हैं, लेकिन जनरली अटेम्प्ट इज टू गिव द अटमोस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड अटमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट एंड टू द पॉइंट जो इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, ताकि बच्चे काम कर पाएँ एंड प्रैक्टिसेबल हो, ऐसा ना हो कि हवा में बातें ना की हो, प्रैक्टिसेबल हो, ठीक है दोस्तों। एंड देन उसके बाद हमारे बैच 3 चल रहे हैं, जो अभी लेटली बैच 3 के एडमिशन बंद हो गई हैं, बैच 4 आ जाएगा अभी कुछ दिनों में, ठीक है। ये आखिरी बैच होगा इस साल का। बाकी 2021 के अगर हम बात करें, जो प्रीलिम्स नज़दीक है, उसके लिए भी वहाँ पे हमारे पास कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। बाकी 2022 का आखिरी बैच आएगा, अभी कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था हमारे पास कुछ आज का हमारा जो ये अपना प्रीमिक्स, एंड कुछ सवाल सॉल्व किए हमने इसमें, एंड हमने जाना इसको एग्रीकल्चर को, अपनी देश की धरती को, एटसेट्रा, ठीक है दोस्तों। तो आप बस मुझे अगर जाते जाते मुझे बताइए कि बस एक सिंपल सा सवाल, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, कि बताइए ये किरदार कौन है, बहुत ही ज़बरदस्त रोल किया था इन्होंने, कौन सी मूवी में किया था, एंड मूवी का नाम एंड इन एक्टर का नाम बताइए, देखें आपको कितना इनके बारे में भी पता है, ठीक है दोस्तों। ज़िंदगी इंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मज़े कीजिए, एंड रैंक निकालिए। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।